नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सीक्रेट क्लासेस पर। आज का ये अपना पहला वीडियो जो कि राजस्थान की सभी कंपटीशन क्लासेस के लिए सिलेबस में शामिल किया जाता है। आज का टॉपिक है राजस्थान का भौतिक विभाजन। क्योंकि राजस्थान का भौतिक विभाजन पढ़ रहे हैं हम, इसलिए इससे थोड़ा सा बैक जाकर के हमें समझना पड़ेगा महाद्वीपीय द्विविस्थापन सिद्धांत को। महाद्वीपीय द्विविस्थापन सिद्धांत जो है वो प्रोफेसर वेगनर का सिद्धांत है। प्रोफेसर वेगनर के अनुसार हमारी पृथ्वी प्रारंभ में दो भागों में थी, स्थल और जल। ये स्थल भाग जो पेंजिया के नाम से जाना जाता था, और इसके चारों तरफ जो ये डॉट डॉट दिखाई दे रहा है ये जलीय भाग है। ये जलीय भाग है, इसको पैथालासा, और जो स्थल भाग है इसको पेंजिया कहा गया है। लेकिन हुआ क्या, समय के साथ सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये जो पेंजिया जो था, इस पेंजिया का दो भागों में विभाजन हो जाता है। और ये दोनों भाग जो हैं वो इस प्रकार से शो होंगे कि एक है वो अंगारा लैंड के नाम से और दूसरा है वो गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। जबकि जो जलीय राशि जो है, जलीय भाग जो है, इसको 33 सागर के नाम से पुकारा गया। अब जो ये दो भाग बने, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और बीच में रह गए जलीय राशि 33 सागर। जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है वो पेंजिया का हिस्सा था। तो इस पेंजिया चूंकि स्थल भाग है, इसलिए इससे बनने वाले जो क्षेत्र है वो महाद्वीपों का निर्माण होता है। इससे होता है महाद्वीपों का निर्माण। और जो पैथालासा है वो जलीय राशि है, तो इनसे जितने भी महासागर हैं उन सभी महासागरों का निर्माण पैथालासा से हुआ है। तो ये अब इसका बैकग्राउंड था। अब हम बात करते हैं कि वेगनर का जो द्विविस्थापन सिद्धांत है, उस द्विविस्थापन सिद्धांत, तो इसके प्रतिपादक जैसा कि आपको पता है अल्फ्रेड वेगनर को माना है। अल्फ्रेड वेगनर जो कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बोलेंगे, तो इसका प्रतिपादन किया था अल्फ्रेड वेगनर ने। जब प्रतिपादन किया तो ये 6 जनवरी 1912 की बात है। जर्मनी में इसका जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, लेकिन इस सिद्धांत को प्रकाशन होने में 1915 यानी कि प्रकाशन हुआ था 1915 में। और जिस पुस्तक में इसका प्रकाशन हुआ है उस पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। तो इस द्विविस्थापन जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, अल्फ्रेड वेगनर, ध्यान रखना, अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, उसके अनुसार पैथालासा और जो पेंजिया, जो दो भाग थे जलीय और स्थलीय भाग, ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में पेंजिया बदल गया, और जो जलीय राशि थी उसको 33 सागर कहा गया। और पेंजिया जिससे महाद्वीपों का निर्माण होता है, पैथालासा जिससे महासागरों का निर्माण होता है। तो अब बात करते हैं अपने राजस्थान में आने से पहले भारत की। क्योंकि राजस्थान भारत का एक हिस्सा है, तो भारत जो है इसमें जो हिस्सा जो है वो गोंडवाना लैंड और 33 सागर का अवशेष है। गोंडवाना लैंड और 33 सागर यानी कि जलीय राशि है वो 33 सागर, और जो गोंडवाना लैंड है वो पर्वतीय या पठारी भाग है। तो यहां पर अगर बात करें भारत से आगे चले राजस्थान की, तो राजस्थान में दोनों ही जो भाग हैं वो विद्यमान रहे हैं। गोंडवाना लैंड जिससे दो भाग बने, एक तो अरावली पर्वतीय प्रदेश है वो, और दूसरा है पठारी भाग, यानी कि दोनों ही चट्टानी पथरीले भाग है, वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, इसके अवशेष है। दूसरा है 33 सागर। 33 सागर से बनने वाले जो भाग है वो मरुस्थल है, यानी कि रेतीला मरुस्थल, अपने राजस्थान का थार का मरुस्थल, ये 33 सागर का अवशेष है। और साथ ही साथ मैदानी भाग यानी कि पूर्व का मैदानी भाग, ये 33 सागर का अवशेष है। तो इस प्रकार से ये जो राजस्थान का जो भौतिक विभाजन हुआ है वो किस भागों किन से बना हुआ है, गोंडवाना लैंड और 33 सागर का अवशेष माना गया है। और अब बात करते हैं हम इसी जो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनको उच्चावच के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, मेरु, माल और मरु। मेरु, माल और मरु। मेरु यानी कि पर्वतीय प्रदेश, जितना भी पर्वतीय क्षेत्र है वो सारा का सारा किसमें आ जाता है, मेरु में आ जाता है। और जो पठारी भाग है
वो माल है, जैसे ऊपर माल का पठार है ना, मालवा का पठार है ना? और उसी प्रकार से मरुस्थलीय जो भाग है, जो रेतीला मरुस्थल है, ठार का मरुस्थल है, उसको मेरु नाम से जाना गया। तो अब बात करते हैं हम राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनको किन किन भागों में किन किन विद्वानों ने बांटा है। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को बांटने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? 3 विद्वानों को हम की बात करेंगे। एक है वीसी मिश्रा, जिन्होंने 1968 में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया था। उन्होंने 7 भागों में विभाजन किया था। दूसरा है A.K. सेन, इन्होंने 1968 में, और रामलोचन सिंह, उन्होंने 1971 में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया। इनमें तीनों में महत्वपूर्ण है वीसी मिश्रा, जिनको हम पढ़ेंगे। इन्होंने 7 भागों में इनका वर्गीकरण किया, राजस्थान के भौतिक भागों को 7 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 में है पश्चिमी शुष्क प्रदेश, यानी कि अपना रेगिस्तानी जो भाग है, जैसलमेर, बाड़मेर वाला क्षेत्र। दूसरा है अर्ध शुष्क क्षेत्र, इसमें शेखावाटी की और उससे आसपास का क्षेत्र आ जाता है। नहरी क्षेत्र, जिसमें हम गंगानगर, हनुमानगढ़ को ले लेते हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश जगजाहिर है, राजस्थान के बीचों बीच का। फिर पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी क्षेत्र का जो कृषि औद्योगिक क्षेत्र है, ये कृषि औद्योगिक क्षेत्र लगभग मैदानी क्षेत्र, यानी कि पूर्वी दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। और एक चंबल की बीहड़, यानी कि चंबल नदी की जो बीहड़ भूमि क्षेत्र है उसको। तो इस प्रकार से जो वीसी मिश्रा का जो भौतिक विभाजन है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। याद इतना रखना है कि वीसी मिश्रा ने कितने भागों में विभाजित किया है? 7 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से हैं? तो इनके नाम अपने को याद रखने हैं। पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क क्षेत्र, नहरी क्षेत्र, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश और चंबल के बीहड़। ये इन 3 विद्वानों का भौतिक विभाजन है। उसमें रामलोचन सिंह जो है, उन्होंने जो भौतिक विभाजन किया है, उन्होंने 2 भागों में विभाजन किया है। इन्होंने भाग बताए हैं 2 भागों में विभाजन किया है। और साथ ही साथ न केवल भाग बताए, जबकि उन्होंने उप भागों का विभाजन भी किया है और 4 उप भाग बताए उन्होंने। जो उप भाग हैं वो बताए हैं उन्होंने 4। तो इस प्रकार से रामलोचन सिंह का जो भौतिक विभाजन है वो 2 भागों में, और भागों को भी 4 उप भागों में विभाजित किया है। इन तीनों विद्वानों का ही मुख्य तौर से हिस्सा रहा है इसमें भौतिक विभाजन में। तो अब पढ़ते हैं हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की विशेषताएं। राजस्थान को 4 मुख्य भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक है मरुस्थल, जिसको हम थार का मरुस्थल कह सकते हैं। दूसरा है पर्वतीय प्रदेश, जो है अरावली, जो पर्वतीय प्रदेश है। तीसरा है मैदानी भाग, और चौथा है पठारी भाग, यानी कि थार का मरुस्थल आ जाएगा, रेगिस्तान में मरुस्थल। अरावली पर्वतीय प्रदेश, जो अरावली पर्वत श्रृंखला का क्षेत्र आ जाएगा। तीसरा है मैदानी भाग, यानी कि पूर्वी जो मैदानी भाग है वो बड़ा क्षेत्र। और चौथा भाग है पठारी प्रदेश, यानी कि हाड़ौती का पठार। इन 4 भागों में बांटा गया। हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। पहले हम लेते हैं मरुस्थलीय भाग को। मरु यानी कि थार का रेगिस्तान स्थल, रेतीला भाग जो है। हम बात करते हैं इसकी, तो सबसे पहली बात होती है, इनका पढ़ेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है? 209142, यानी कि ये हो गया 2,09,142 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये राजस्थान के जो भौतिक प्रदेशों में सबसे बड़ा होगा। क्यों? अगर प्रतिशत की क्षेत्रफल प्रतिशत की बात करें तो ये 61.11% भाग है राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का। 61.11% भाग है वो मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है। और इस 61.11% जो क्षेत्र है उसमें जनसंख्या कितनी निवास करती है? ये 40% निवास करती है, यानी कि कुल जनसंख्या का 40% हिस्सा जो है वो मरुस्थलीय प्रदेश में निवास करता है। अब जब बात आती है मरुस्थलीय प्रदेश की, तो यहाँ की मिट्टी कैसी है?
यहाँ की मिट्टी कैसी है, मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान। रेगिस्तान है तो सीधी सीधी बात है टिब्बा डेर टिब्बा होगा, और टिब्बा होगा तो टिब्बा का मक्के मिलसी ब्याड़ू माटी मिलसी, और ब्याड़ू माटी है इको मतलब हो गयो कि यहाँ पर रेतीली बलुई मिट्टी है, यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी की प्रकृति कैसी है, रेतीली बलुई मिट्टी। बलुई मतलब ब्याड़ू माटी। अब टिब्बा का मापा आमतौर पर रेगिस्तान के अंदर तो टिब्बा का कौन सी माटी है, ब्याड़ू माटी है, तो इन्हें सीधी सीधी भाषा में कहते हैं रेतीली बलुई मिट्टी। अब रेतीली बलुई मिट्टी, लेकिन इस क्षेत्र का ढाल यानी कि ढलान किधर है, यानी कि इसका ढलान देखो कोई भी क्षेत्र है ना उसकी ढलान की अगर हम बात करें ना तो ढलान किधर होगी, तो हम देख लें नदियां किधर से किधर जा रही है, नदियां किधर से किधर जा रही है। अगर हम बात करें, अगर राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान वैसे पतंगाकार आकृति का है, तो राजस्थान की अगर बात करें तो ये रेगिस्तानी क्षेत्र अपने ये वाला क्षेत्र है वो रेगिस्तानी क्षेत्र है। तो इसमें मुख्य नदी कौन सी है, मुख्य नदी में हम लूणी नदी को लेते हैं। लूणी नदी जो अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है और निकल करके और इस तरफ गुजरात की कच्छ के रण की तरफ चली जाती है। इसका मतलब ये क्षेत्र, ये नॉर्थ यानी कि उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, चार। तो इसका मतलब इस कॉर्नर से आती है यानी कि उत्तर पूर्व से निकल करके आती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ जाती है। इसका मतलब राजस्थान के जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसका ढलान किधर है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, यानी कि ऊंचाई की तरफ अरावली की तरफ ऊंचाई, और ढलान की तरफ गुजरात की तरफ जाते हैं तो ढलान है। यानी कि ये उत्तर पूर्व से किधर आती है लूणी, दक्षिण पश्चिम की तरफ। वैसे अगर देख ले घगर नदी आती है तो घगर नदी हनुमानगढ़ से है, हनुमानगढ़ के अंदर से आती है, तो ये किधर से टीपी से एंटर करती है, हनुमानगढ़ से होती है गंगानगर की तरफ, थोड़ा सा उधर, यानी कि इसका भी लगभग भाव इसी तरफ से चलता है। ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ इसका ढलान है। ढलान हमेशा देखना है तो नदियों का किधर से किधर जाना है, इस बात को देखने का। अगर बात करें जलवायु की बात करें, राजस्थान में घनी गर्मी पड़े और गर्मी पड़े तो मतलब सूखी लालसी, सूखी मतलब शुष्क जलवायु, और शुष्क होने का साथ साथ अर्ध शुष्क भी है, यानी कि जो ज्यादा रेतीले क्षेत्र है मरुस्थलीय भाग है, थार का जो रेगिस्तान जो जैसलमेर बाड़मेर इधर वाला क्षेत्र पूरा का पूरा शुष्क एकदम से सूखा, और जो थोड़ा सा इधर आते हैं शेखावाटी अंचल की तरफ, सीकर झुंझुनू की नागौर की तरफ, इधर थोड़ा सा शुष्क होता है, यानी कि कम शुष्क होता है, यानी कि शुष्क और अर्ध शुष्क प्रकृति की जलवायु है यहाँ पर। अगर इन सब चीजों को देखें तो ये जो मरुस्थल है वो किसका अवशेष है, यानी कि ये मरुस्थल कैसे बना, कहां से बना, किससे बना है, तो किससे बना है, तो टेथीस सागर। सोच करके सोचते हैं कि टेथीस सागर, सागर तो जलीय राशि होती है ना, लेकिन जलीय राशि है, लेकिन ये जो अवशेष किसका, इसी सागरीय जलीय राशि का अवशेष है, यानी कि किसी समय में यहाँ पर लहराता हुआ समुद्र होता होगा, किसी समय यहाँ पर लहराता हुआ समुद्र होता होगा, और धीरे धीरे समय के साथ में ये समुद्र सूखता गया और एक रेगिस्तानी क्षेत्र में तब्दील हो गया, यानी कि ये टेथीस सागर का पानी कैसा, खारा। तो अपने देखते पश्चिम राजस्थान की अगर बात करें मरुस्थलीय क्षेत्र की झीलें अधिकांश अपने खारे पानी की झीलें मिलेंगी। इसका मतलब उस मिट्टी की प्रकृति खारी है। खारी क्यों है, क्योंकि ये टेथीस सागर का अवशेष है, इसलिए खारी है, और खारी है इसका मतलब अपने मानते हैं कि टेथीस सागर का अवशेष है। और अब ये अवशेष टेथीस सागर का है, लेकिन ये बना किस युग में, यानी कि भूगर्भिक समय सारणी के अनुसार अगर बातें करें तो ये किस युग की देन है, ये प्लेस्टोसीन उत्तर युग की देन है। अब प्लेस्टोसीन उत्तर युग, सर ये प्लेस्टोसीन उत्तर युग क्या है, देखो अपने को विद्वान नहीं बनना, अपने को बनना क्या, अपने को कंपटीशन फाइट करना है। विद्वान बनने के लिए बहुत ज्यादा टाइम पड़ा अपने पास में, तो पहला काम है अपना कंपटीशन फाइट करना। तो हमें देखना होगा कि अगर पूछ लिया जाए भूगर्भिक समय सारणी के अनुसार किस युग की देन है, तो ये प्लेस्टोसीन उत्तर युग की देन है। विद्वान बनने के लिए समय है, हम बन जाएंगे, पर इतना समझ लें कि हमें कंपटीशन फाइट करना है। अब हम पढ़ेंगे मरुस्थल के बाद में, ये मरुस्थलीय क्षेत्र का जितना हो गया, मरुस्थल के बाद में हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश को। तो अगला टॉपिक है अपना अरावली पर्वतीय प्रदेश। अब हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश, दूसरा भूभाग भौतिक प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली यानी कि राजस्थान की जो रेड है एक तरह से, जो बीचों बीच है। अब अगर ये राजस्थान का जो मैप है,
घणो फूट रहा दाई जम देने वालों सो ऐसी बात को नहीं है, लेकिन अब अलग बात है पैमाने पर आधारित को नहीं तो है अपन पैमानों को अपन दिमाग में सोचना कि क्या चीजें हैं। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश की अगर बात करा तो अरावली पर्वतीय प्रदेश कुछ इस तरह से है, इस तरह से यानी कि राजस्थान के बीचों बीच, इधर से चौड़ा इधर से पतला संकरा, ये अरावली पर्वतीय प्रदेश है। यानी कि ये इधर राजस्थान की सिरोही से लेकर के इधर झुंझुनू से क्रॉस हो जाता है, आगे आगे तक जाता है। ये जो पर्वतीय प्रदेश है इसका अगर क्षेत्रफल देखें ना, कुल क्षेत्रफल तो कुल क्षेत्रफल 30,801 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 30,801 वर्ग किलोमीटर, ये तो है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, अब ये क्षेत्रफल है, ये पूरे राजस्थान का कितना प्रतिशत है, पूरे राजस्थान का कितना भूभाग है जो इस क्षेत्र में आता है, तो ये 9% है। यानी कि ये पूरे राजस्थान का 9% भूभाग है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश में आता है। ठीक है, यानी कि राजस्थान का जितना भौगोलिक क्षेत्र है उसका मात्र 9% भाग है कौन? अरावली पर्वतीय प्रदेश। अब इतना क्षेत्रफल तो 9% है, लेकिन यहाँ जनसंख्या कितने निवास करती है? आपने जी अगला किताग्रह बैठा है, लोग लुगाई किताग्रह टाबर टिकर किताग्रह, वह पूरा राजस्थान का 10% ही रवे। अब कहने तो कवे कर रेगिस्तान में जनसंख्या कम है, अरे घनी है, 40% है, और केचाए था टिब्बा में 40% बैठे हैं, अरावली तो बाटा ही पहाड़ ही है, आंख के अंदर 10% ही है, घनी घना ही संसाधन ही, फिर भी 10% ही है। रेगिस्तान में तो फिर भी विरल है वो, फिर भी 40%, घना ही 40 घना ही था। ठीक है, तो 10% जनसंख्या निवास करे। अब पता ही है कि अगर हम बात करें मिट्टी की, मिट्टी तो पर्वतीय क्षेत्र है, तो पर्वतीय मिट्टी ऐसी कि मैं याद करने वाली कोई बात ही को नहीं, कोई सोचा समझी कोई बात को नहीं, मिट्टी की प्रकृति किसी उसी पर्वतीय मिट्टी उसी कमा। ठीक है, फिर अगर बात करा कि ढलान किन्ना है जी, ढलान किन्ना हो, देखो पहाड़ बीच में ऊंचो है, ऊंचो है तो ढलान किन्ना दोनों साइडा में हुआ, तो दोनों साइडा में हुआ, दोनों साइडा में हुआ ने तो मतलब पार्श्विक ढलान हुआ। कौन सी ढलान है? पार्श्विक ढलान है। तो साइडा का मतलब दोनों तरफ ढलान है, यानी कि पार्श्विक मतलब दो साइड के अंदर, तो वो पार्श्विक ढलान, यानी कि अरावली से निकलना नदियां इनने भी जावे है और इनने भी आवे है, दोनों तरफ नदी चल रहे हैं। अब अपन ध्यान ही है कि जो काल लूणी पड़ी अपन बात थोड़ी देर पहले, लूणी इन्ना आवे तो अपन बनास इन्ने जावे तो जावे, तो इसका मतलब नदी इनने भी आवे इनने भी जावे, यानी कि दोनों तरफ ढलान है, इसका मतलब इसकी ढलान है वो पार्श्विक है, पार्श्विक है। अब बात कर लें जलवायु की, जलवायु बात नदियां की है, मतलब पानी है, पानी है मतलब नमी तो है, नमी है कि आर्द्रता है लेकिन इतनी ज्यादा भी को नहीं है, आर्द्रता है लेकिन इतनी ज्यादा भी को नहीं है, तो कितनी है उपाद्र जलवायु है, पूर्णतः आर्द्र न होकर के उपाद्र जलवायु है। ठीक है, अच्छी बात है उपाद्र जलवायु है। तो अब वो जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है ना, इन अब मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश भी कह सका, क्यों कह सका? क्योंकि वो मध्यवर्ती है, यानी कि राजस्थान के बीचों बीच है ना, मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश भी कह सका अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो वो क्या को हिस्सो है, यानी कि अवशेष क्या को है, क्या को बच्चेड़ो भाग है, बच्चेड़ो क्या को है, वो गोंडवाना लैंड को भाग है, गोंडवाना लैंड को, हाँ गोंडवाना जितना भी पर्वतीय प्रदेश है राजस्थान का वह, और जो पठारी प्रदेश है वह सारा का सारा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और अब बात करते हैं कि भूगर्भिक समय सारणी के अनुसार ये किस युग का है, तो ये प्री कैम्ब्रियन युग की देन है। ये है अपना अरावली पर्वतीय प्रदेश। शॉर्ट एंड स्वीट में देखिए, क्षेत्रफल 30,801 वर्ग किलोमीटर में है, क्षेत्रफल 9% है, बीका अंदर 10% जनसंख्या रहे है, पर्वतीय मिट्टी है, ढाल भी को साइडा का माए है, और जलवायु उपाद्र जलवायु है, और अवशेष है वो गोंडवाना लैंड को हिस्सा है। तो इस प्रकार से अपने अरावली राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में हमने अरावली पर्वतीय प्रदेश का अध्ययन किया, उससे पहले हमने रेगिस्तान का अध्ययन किया, अब एक तीसरा और चौथा 2 पॉइंट और है वो आज ही फिनिश कर लेते हैं। तो अगला जो टॉपिक है, पॉइंट है, वो होगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का तीसरा पार्ट, पूर्वी मैदानी प्रदेश।
देखो जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने अरावली को ऐसे तैयार किया था, ये अरावली है, इधर वाला ये मरुस्थलीय भाग हो गया, मरुस्थल है यानी कि थार का मरुस्थल, ये अरावली है, अरावली पर्वत, और इसके इधर वाला ये क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये पूर्वी मैदान है, पूर्वी मैदान, ये है पूर्वी मैदान। अब हम इस पूर्वी मैदान की बात करेंगे। देखो मैदान का मतलब नदियों द्वारा जो निर्मित जो क्षेत्र है वो मैदानी भाग है, यानी कि नदियों द्वारा निर्मित क्षेत्र होता है। इसका मतलब नदियों द्वारा निर्मित क्षेत्र ये वाला है, तो ये कितना भाग है? ये 78,715 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है राजस्थान का, ये इसका क्षेत्रफल है वो 78,715 वर्ग किलोमीटर में है। लेकिन अगर पूरे भूभाग का देखें तो ये 23% है मात्र। पूरे राजस्थान की अगर बात करें तो उसका मात्र 23% भूभाग है, 23% भूभाग है। अब इस 23% क्षेत्रफल में कितनी जनसंख्या निवास करती है? 39% है। गणाई रवे और गणाई रवे ने ये वास्तविक पूर्वी मैदानी क्षेत्र को जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, यानी कि 23% भूभाग में 39% जनसंख्या रहे। यहाँ तो 61.11% था रेगिस्तान, उसमें 40% थे, प्रतिशत में तो एक ही कम है जनसंख्या, लेकिन इसमें देखो कितना अंतर है, यानी कि 61 की जगह 23 ही है और 23 में 39% जनसंख्या निवास करती है, यानी कि आदमी लुगाई तो 8 ज्यादा रहे, है ना। और क्यों रहे? आप भी देखा क्यों रहे कि मिट्टी देखो कैसी है, यानी कि यहाँ की मिट्टी है ना वो जलोढ़ दोमट मिट्टी है, यानी कि उपजाऊ क्षेत्र है, और उपजाऊ क्षेत्र है तो जठे आय का स्रोत होसी, बठे लोग भी होसी, यानी कि दोमट मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, नदियों द्वारा लाई गई जो मिट्टी है, तो यहाँ पर कृषि क्षेत्रफल है वो ज्यादा है, यानी कि कृषि योग्य भूमि ज्यादा है, तो उपजाऊपन ज्यादा है, इसके कारण यहाँ पर इनकम ज्यादा है, और जहाँ इनकम होंगे वहां पर जनसंख्या भी होगी। अब बात करते हैं ढलान की, यानी कि ढलान की तरह। अब देखो ढलान, हमने पहले अरावली की बात की दोनों तरफ है, रेगिस्तान की बात की कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। अब इसकी किधर ढलान है? अब इसकी मुख्य नदी कौन सी? मुख्य नदी, तो मुख्य नदी अगर देखें ना तो ये बनास इधर से निकल कर इधर जाती है, चंबल इधर से निकल के इधर जाती है, इसका मतलब ये वाली इधर जा रही है, तो इसका ढलान किधर होना चाहिए? इसका ढलान इधर पश्चिम से पूर्व की तरफ है, क्योंकि यहाँ पर बाणगंगा भी इधर जाती है, इधर बाणगंगा भी जाती है, यानी कि बाणगंगा इधर से बैराट की पहाड़ी से निकल कर कहाँ जाती है? यमुना में जब अपना जल लेकर जाती है। आजकल तो नहीं जाती बेचारी, पानी कम है उसमें, है ना, तो बीच में रह भरतपुर में रह जाती है, तो इसका मतलब ढलान तो उधर ही है ना, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ ढलान है इसका, तो ढलान किधर हो गया? पश्चिम से पूर्व की तरफ। और बात पूर्वी मैदान की हो रही है, मैदान है, तो इसका मतलब है यहाँ की जलवायु जो है ना मैदानी क्षेत्र की, वो कैसी होती है? आर्द्र जलवायु होती है। कैसी होती है? आर्द्र जलवायु है, आर्द्र जलवायु है। और अब बात करते हैं कि अवशेष किसका है, तो अवशेष अपने पहले शुरू में बात की थी कि जो मैदानी भाग है वो और जो रेगिस्तानी भाग है, ये दोनों क्षेत्र ही ये सागरीय अवशेष यानी कि टेथिस सागर का अवशेष है। मैदान और ये मरुस्थल दोनों ही टेथिस सागर का अवशेष है, यानी कि सागर है तो उस सागर में अब मिट्टी है, अब सागर नहीं है वहां पर, अब मिट्टी है। मिट्टी है तो इधर रेतीली मिट्टी है और इधर दोमट मिट्टी है, सीधी सीधी बात ही है, मिट्टी है, यहाँ पर पत्थर वाली बातें नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर किसका भाग है? टेथिस सागर का अवशेष। अब बात करते हैं ये कब का है? भूगर्भिक समय सारणी के अनुसार, भूगर्भिक समय सारणी के अनुसार कहते हैं ये प्लेटोसीन पूर्व युग है, प्लेटोसीन पूर्व युग है। तो थोड़ा सा बता दें कि जो मरुस्थल था वो कौन से युग का था? ये प्लेटोसीन उत्तर युग का था। मरुस्थल तो था प्लेटोसीन उत्तर युग का, और मैदान है प्लेटोसीन पूर्व युग का। ठीक है, तो ये अपना जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, थोड़ा सा एक बार रिकैप कर कि 78,715, हाँ जी ठीक है, क्षेत्रफल है, 23% इसका भूभाग है, 39% इसके अंदर जनसंख्या रहती है, और मिट्टी है इसकी जलोढ़ है, और जो पर्वतीय ढलान जो इसका जो
मैदान का जो ढाल है वो किधर पश्चिम से पूर्व की तरफ जाता है, और जलवायु उसकी आर्द्र जलवायु है। ये प्लेटोसीन पूर्व युग का है, टेथी सागर का अवशेष है। ये छोटी छोटी बातें ना, यही कंपटीशन की बातें होती हैं। अब इसमें कौन सा पूछा जा सकता है, पूछे ज्यादातर मिट्टी का ध्यान रखना, मिट्टी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये जलवायु से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ओके, अब हम बात करेंगे एक और पॉइंट है इसका, वो है पठारी वर्ग, हाड़ौती का पठार। हम बात करेंगे हाड़ौती की पठार की। तो अब हम बात करते हैं चौथे पार्ट की, यानी कि राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है उसका विभाजन का जो चौथा भाग है उसकी। कौन सा है? दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण पूर्व, यानी कि ये बड़ा क्षेत्र है, ये बड़ा क्षेत्र है ना। इसके अंदर अपना आ जाता है चित्तौड़ है, भीलवाड़ा है, ये झालावाड़ है, बांसवाड़ा है, ये बड़ा क्षेत्र है। कोटापुर दीवारा, यानी कि हाड़ौती का पठार, इसको हम हाड़ौती का पठार बोले, हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठारी भाग है। कितना क्षेत्रफल है इसका? 23,580 वर्ग किलोमीटर, यानी कि क्षेत्र जो है इसका क्षेत्रफल 23,580 वर्ग किलोमीटर। और प्रतिशत की अगर देखें, संपूर्ण भूभाग, राजस्थान के संपूर्ण भूभाग का मात्र 6.89%, यानी कि सबसे कम क्षेत्र है ये, सबसे कम है। ठीक है, और जनसंख्या की अगर बात करें तो जनसंख्या यहाँ पर 11% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ 40 थी, यहाँ कितनी थी? 10 थी, यहाँ 39 थी, और यहाँ पर होगी 11%। अब बात करें पठारी भाग की। पठारी भाग है ना, तो पठारी भाग पठार है तो ये लावा से रिलेटिव है, लावा से रिलेटिव, यानी कि यहाँ पर मिट्टी कैसी है? काली मिट्टी है। इसको रेगुर मिट्टी भी कह सकते हैं। मिट्टी की प्रकृति है काली है, रेगुर प्रकृति की मिट्टी है। ढलान अगर देखें तो ढलान, अब देखो ढलान की अगर बात करें ना, तो इस पठारी भाग में बहने वाली एक चंबल नदी ऐसे निकलती है ऐसे, ठीक है। यह एमपी से निकलती है, और यहाँ 84 चित्तौड़गढ़ में आती है, कोटा बूंदी इसको पार करके, और ये धौलपुर की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में चली जाती है। तो इसका मतलब इधर क्या है? दक्षिण, इधर क्या है? पूर्व, इधर उत्तर। तो किधर होगा? दक्षिण और पश्चिम से, इधर से निकलती है ऐसे, राजस्थान से इधर चलती है, तो ये दक्षिण पश्चिम का हिस्सा हो गया, और किधर जाएगी? उत्तर पूर्व की तरफ। तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ ढलान है इसका। और रही बात जलवायु की, मेवाड़, बांसवाड़ा में, झालावाड़ में घनी बरसात में, है ना, तो बरसात हुए, साथ में नदियां भी है, तो ये जलवायु है ना, आर्द्र नहीं अति आर्द्र है, घनी नमी है जलवायु में, अति आर्द्र जलवायु है, और अति आर्द्र जलवायु है। अब बात करा कि वो जो पठारी भाग है ना, वो क्या को अवशेष रहे है? अवशेष क्या हुआ है, यानी कि किसका अवशेष है, किसका है? हमने देखा कि ये टेथी सागर था, अरावली जो था ये गोंडवाना का था, मैदानी टेथी सागर का था, तो फिर गोंडवाना और आ जाएगा, क्योंकि ये भी पहाड़ी क्षेत्र है, ये पठारी क्षेत्र है, तो पहाड़ी और पठारी दोनों ही गोंडवाना के, तो ये गोंडवाना का अवशेष है। और समय सारणी, भूगर्भ समय सारणी के अनुसार ये क्रिटेशियस काल का है। इसका काल कौन सा है? क्रिटेशियस काल की देन है। कौन सा? दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। थोड़ा सा एक बार देख ले, क्षेत्रफल 23,580, क्षेत्र प्रतिशत 6.89, 11% जनसंख्या रहती है, काली रेगुर मिट्टी है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ढलान है, अति आर्द्र जलवायु है, गोंडवाना लैंड जो गोंडवाना लैंड का भूभाग है, और क्रिटेशियस काल की देन है। ये है अपना राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेशों की बात। पहला पढ़ा हमने मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश, चौथा हाड़ौती का पठारी की पठारी प्रदेश। यहाँ की जनसंख्या जो थी, यहाँ पर थी 40% जनसंख्या, जहां पर 61.11% भूभाग था, और यहाँ पर 9% में 10% जनसंख्या, यहाँ पर 39% जनसंख्या थी, और यहाँ पर जनसंख्या कितनी रहेगी? 11%, बस, जबकि 6.89% भूभाग है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि किस क्षेत्रफल में कितनी जनसंख्या है और कौन सी मिट्टी है, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो ये भौतिक प्रदेश की क्लास हुई संपन्न।